प्लेन के टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद उस प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स एक जिंदा लाश बन जाते हैं और प्लेन अपने डेस्टिनेशन के पास जाकर क्रैश कर जाता है। तो चलिए जानते हैं हेलियोस 522 पैसेंजर प्लेन क्रैश के मिस्ट्री के बारे में। हेलियोस 522 जो कि एक पैसेंजर प्लेन था 14 अगस्त 2005 को सुबह 6:07 पे एथेंस शहर के लिए रवाना होता है। ये उड़ान भरता है साइप्रस कंट्री के लार्नेका सिटी से, जिसे 1.5 घंटे की जर्नी करनी होती है। केबिन क्रू, स्टाफ, पायलट और पैसेंजर मिला के उस पर कुल 121 लोग सवार। टेक ऑफ के 25 मिनट बाद 6:22 पे ये एयरक्राफ्ट 34,000 फीट के बड़े से हाइट पे पहुंचकर अपने डायरेक्टेड पाथ पे फ्लाई कर रहा होता है। उड़ान भरने के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद 7:37 पे प्लेन एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंच जाता है और लैंडिंग परमिशन का वेट करते हुए ओवल पाथ में मतलब होल्डिंग पैटर्न में घूमने लगता है। होल्डिंग पैटर्न में प्लेन तब घूमता है जब उसे लैंडिंग परमिशन नहीं मिलती और लैंडिंग स्पेस क्लियर होने तक और परमिशन मिलने तक प्लेन इस पोजीशन में उड़ते हुए वेट करता है। एथेंस एटीसी बहुत बार हेलियोस 522 को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि प्लेन को लैंडिंग सिग्नल दिया जा सके, लेकिन एयरक्राफ्ट से उन्हें सिंगल रेस्पॉन्स भी नहीं मिलता और प्लेन बिना किसी कांटेक्ट के अपने ओवल पाथ में लगातार घूमते रहता है। जब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है और तुरंत ही एयरक्राफ्ट को चेक करने के लिए हेलेनिक एयरफोर्स के 2 F-16 फाइटर जेट्स को भेजा जाता है। दोनों F-16 जेट एयरक्राफ्ट के पास पहुंच के कुछ सरप्राइजिंग बातें रिपोर्ट करते हैं। वो बताते हैं कि प्लेन में तो उन्हें कोई भी एक्सटर्नल डैमेज नहीं देखने को मिल रहा, बट कैप्टन की सीट खाली है। फर्दर रिपोर्टिंग करते हुए उन्होंने बताया कि फर्स्ट ऑफिसर अनकॉन्शियस और मोशनलेस कंडीशन में आगे की तरफ झुका हुआ है। एयरक्राफ्ट का कोई भी पैसेंजर F-16 को देख के कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। ये देख के जेट पायलट्स को थोड़ी हैरानी तो होती है। अधिकतर पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क लगा के मोशनलेस कंडीशन में बैठे हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी देर में F-16 का पायलट देखता है कि एक आदमी बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के कॉकपिट में एंटर करता है और कैप्टन की सीट पे बैठ के वहां मौजूद हेडफोन्स वगैरह लगा के प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। F-16 का पायलट उस पर्सन को हाथ हिलाते हुए प्लेन को लैंड करने का इशारा देता है, लेकिन रिप्लाई में कैप्टन की सीट पे जो बैठा आदमी है जो प्लेन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने हाथों से नीचे की ओर पॉइंट करता है और कुछ ही देर में हेलियोस 522 एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे गिर के क्रैश कर जाता है। इस एक्सीडेंट के कारण प्लेन में सफर कर रहे सारे 121 लोगों की जान चली जाती है। सोच के काफी सरप्राइजिंग लगता है कि आखिर एयरक्राफ्ट की उड़ान भरने के बाद उन 1.5 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि सारे पैसेंजर्स और फर्स्ट ऑफिसर बिल्कुल स्थिर पोजीशन में थे, कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे थे, कैप्टन की सीट पे कोई क्यों नहीं था एंड कॉकपिट में घुसने वाला वो शख्स कौन था जिसने प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की और प्लेन उसके बाद क्रैश कर गया। ये सब जानने के लिए हमें 8 घंटे पीछे आना पड़ेगा। सुबह के 1:25 पे ये हेलियोस 522 एयरक्राफ्ट जब लंदन से 2.5 घंटे की उड़ान भर के साइप्रस में लैंड करता है, तब फ्लाइट के क्रू इस प्लेन की कुछ शिकायत करते हैं। वो ग्राउंड इंजीनियर्स के टीम को रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि राइट सर्विस डोर्स की सील बार बार फ्रीज हो जा रही है और फ्लाइट के समय ये डोर आवाज भी कर रहा था। आपके जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी प्लेन में जितने भी डोर्स होते हैं उनके दरवाजे को अच्छे से बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे एयर प्रेशर मेंटेन रहता है। बट क्या होता है ये केबिन एयर प्रेशर? इस इंसिडेंट को डीपली समझने के लिए हमें केबिन एयर प्रेशर का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस स्टोरी में सारा खेल केबिन एयर प्रेशर का ही है। आपने आर्टिकल्स, सोशल मीडिया सब पे देखा होगा कि बहुत से माउंटेनियर जब हजारों फीट जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह पे चढ़ते हैं तब उन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उतने बड़े हाइट पे एयर प्रेशर काफी रिड्यूस होता है। ऑक्सीजन एयर का एक मेजर कंपोनेंट होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 21% होता है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, एयर में ऑक्सीजन रिड्यूस होते जाता है, जिस कारण नॉर्मल ब्रीथिंग में हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी हमें जमीन पे मिलती है। 29,000 फीट के हाइट पे एयर प्रेशर 3 गुना लेस हो जाता है एज कम्पेयर टू अर्थ सरफेस, जिससे हाइपोक्सिया का खतरा होता है। हाइपोक्सिया की कंडीशन में ह्यूमन के अधिकतर बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते और इवेंचुअली उसकी डेथ भी हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द कमर्शियल एयरक्राफ्ट माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर 37,000 फीट के ऊंचाई पे उड़ते हैं। बट आपने कभी सोचा है कि इतनी ऊंचाई पे भी एयरक्राफ्ट में पैसेंजर्स बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के कंफर्टेबली कैसे बैठते हैं? तो इसका जवाब है केबिन एयर प्रेशराइजेशन। इस टेक्नोलॉजी के कारण एयरक्राफ्ट के इंजन आगे से हवा को खींच के कंप्रेस करके उसे रैपिडली पीछे थ्रो करते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है और इन्हीं इंजन से बनी कुछ कंप्रेस्ड एयर प्लेन के अंदर पंप कर दी जाती है। केबिन प्रेशर को आउटफ्लो वाल्व के हेल्प से कंट्रोल किया जाता है। जब एयरक्राफ्ट के अंदर जरूरत से ज्यादा एयर प्रेशर हो जाए तो आउटफ्लो वाल्व को ओपन कर दिया जाता है ताकि एयर प्रेशर कम हो सके एंड
एंड वाइस वर्सा। केबिन एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम ये इंश्योर करता है कि प्लेन के अंदर क्रू एंड पैसेंजर्स को प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए इनफ एयर प्रेशर बने रहे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। 44 साल के ग्राउंड इंजीनियर एलिन इरविन को हेलियोस 522 के डोर को इंस्पेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। वो डोर का इंस्पेक्शन करते हैं और फिर कैबिन एयर प्रेशराइजेशन लीक को चेक करते हैं, ये पता करने के लिए कि कहीं से इस डोर से तो एयर प्रेशर लीक नहीं हो रहा है। जब प्लेन ग्राउंड पे था और इंजन्स बंद थे तो बिना इंजन्स को यूज किए प्लेन का प्रेशर चेक करने के लिए इंजीनियर ने एपीयू मतलब ऑक्सिलरी पावर यूनिट का यूज किया। एपीयू किसी भी प्लेन को तब एनर्जी देता है जब प्लेन के इंजन्स बंद हो। ऑल्सो इस टेस्ट को रन करने के लिए ग्राउंड इंजीनियर को प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो मोड से मैनुअल मोड में लाना होता है। पूरा टेस्ट कंप्लीट करने के बाद ग्राउंड इंजीनियर को प्लेन के डोर में कोई भी खराबी नहीं दिखी और वो प्लेन को नेक्स्ट फ्लाइट के लिए गो अहेड दे देते हैं। लेकिन वो टेस्ट कंप्लीट करने के बाद प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल मोड से ऑटोमेट पे स्विच करना भूल जाते हैं, जो कि आगे जाके प्लेन के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर देता है। बिकॉज प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो मोड पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि प्लेन अपने एल्टीट्यूड के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपने केबिन एयर प्रेशर को एडजस्ट कर सके। बट ये सिर्फ एक अकेली गलती नहीं थी, ये तो सिर्फ गलतियों की शुरुआत थी। सुबह 5 बजे हेलियोस 522 के 4 केबिन क्रू और 2 पायलट्स एक प्री फ्लाइट मीटिंग करते हैं और फिर वो लोग प्लेन को सेटअप करने के लिए उस पर चढ़ जाते हैं। इस फ्लाइट के कैप्टन 58 इयर्स ओल्ड हैंस जर्गन मेर्टन थे और उनके पास ऑलमोस्ट 35 साल का एक्सपीरियंस था। और फर्स्ट ऑफिसर थे पैम्पोस जो कि 51 इयर्स के थे और उनके पास 17 इयर्स का अच्छा खासा फ्लाइट एक्सपीरियंस था। प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए दोनों पायलट्स को कुछ ड्यूटीज करनी पड़ती है जिसे हम प्री फ्लाइट प्रोसीजर कहते हैं। इस प्री फ्लाइट प्रोसीजर के टाइम फर्स्ट ऑफिसर की एक ड्यूटी होती है जो ये इंश्योर करते हैं कि प्रेशराइजेशन सिस्टम ऑटो मोड पे हो, बट वो ऑफिसर अनजाने में प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल मोड पे ही छोड़ देते हैं। प्री फ्लाइट प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद प्री फ्लाइट चेकलिस्ट को परफॉर्म करना होता है जिसमें बेसिकली दोनों पायलट्स को एक एक चेकलिस्ट दिया गया होता है जिसके अकॉर्डिंग एक एक कंट्रोल्स को चेक करना होता है और ये इंश्योर करना होता है कि वो करेक्ट सेटिंग पे हो। बट इसके बाद भी पायलट्स प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो पे स्विच नहीं करते। सुबह 6:07 पे फ्लाइट उड़ान भरती है और टेक ऑफ के बाद पायलट्स को आफ्टर टेक ऑफ चेकलिस्ट को भी करना होता है और इस चेकलिस्ट का पहला आइटम कहता है कि प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो पे होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार भी ये मैनुअल पे ही छूट जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने वाले पायलट्स भी आखिर 3 बार चेक करने के बावजूद ये गलती कैसे कर देते? तो इसका आंसर है ह्यूमन साइकोलॉजी। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग दोनों पायलट्स उस दिन एक्सपेक्टेशन बायस के विक्टिम बने हुए थे। एक्सपेक्टेशन बायस के अकॉर्डिंग इंसान वही सोचता या देखता है जिससे वो देखना या सुनना चाहता हो और जो कि रेगुलरली हमेशा होते रहता है, जबकि रियलिटी में बात कुछ और ही होती है। इस फ्लाइट के प्रेशराइजेशन सिस्टम को कोई डिस्टर्ब नहीं किया करता था और वो हमेशा ऑटो मोड पे होता था, इसलिए पायलट्स के ब्रेन में ये बहुत हेवी एक्सपेक्टेशन थी कि ये प्रेशराइजेशन सिस्टम ट्रेडिशनली ऑटो मोड पे ही होगा। इन्वेस्टिगेटर ने भी ये पाया कि प्रेशराइजेशन सिस्टम जब मैनुअल मोड पे था तब ग्रीन लाइट जल रही होती है, पर ग्रीन लाइट आमतौर पे किसी गलत सेटिंग को इंडिकेट नहीं देती। ग्रीन लाइट की जगह अगर मैनुअल मोड को इंडिकेट करने के लिए रेड लाइट होती तो शायद पायलट ये रियलाइज कर लेते थे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर ने यह भी पाया कि चेकलिस्ट की डिजाइन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें प्रेशराइजेशन सिस्टम की सेटिंग को कई और सेटिंग के साथ मिक्स किया गया था। कई और सेटिंग को एक साथ क्लब करने से या 2 सेटिंग के मिस हो जाने का हेवी चांसेस थे। फाइनली ये भी पाया गया कि फर्स्ट ऑफिसर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स ये बता रहे थे कि वो ट्रेनिंग के टाइम पे SOPs को अच्छे से फॉलो नहीं करते थे और चेकलिस्ट को एग्जीक्यूट करते समय लापरवाही करते थे। ये एबनॉर्मल सिचुएशन में भी काफी ओवर रिएक्ट करते थे और बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस लूज कर देते थे। और इन्हीं कारणों से 3 बार चेक करने के बावजूद पायलट्स ने प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल से ऑटो पे स्विच नहीं किया। बट ये टेक ऑफ के पहले की स्टोरी थी। इसके बाद भी पायलट के पास एरर्स को कनेक्ट करने के लिए मौके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद प्लेन जब 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है तब प्लेन का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग साउंड रिंग करने लगता है। दोनों पायलट्स एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग तब बजती है जब प्लेन ग्राउंड पे हो और टेक ऑफ के काबिल ना हो। बट ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग थी ही नहीं, ये एक कैबिन एल्टीट्यूड वार्निंग थी। प्रेशराइजेशन सिस्टम मैनुअल मोड पे होने की वजह से प्लेन का एयर प्रेशर लगातार रिड्यूस होता जा रहा था और कैबिन एल्टीट्यूड वार्निंग तभी मिलती है जब प्लेन का एल्टीट्यूड के हिसाब से
उसका प्रेशर बैलेंस नहीं हो। केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग एंड टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का साउंड एक ही था और इसलिए पायलट कंफ्यूज हो गए। अब 2 मिनट बाद पायलट ग्राउंड इंजीनियर से कांटेक्ट करता है और उसे टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के बारे में बताता है। इस दौरान प्लेन ऑटो पायलट मोड पे होता है, जिसके कारण वो लगातार आगे बढ़ रहा होता है और उसका एल्टीट्यूड भी इंक्रीज होते जाता है। 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद एयर प्रेशर काफी लो हो जाता है, जिस कारण पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क रिलीज हो जाते हैं और ऑक्सीजन मास्क के रिलीज होने के सिग्नल्स पायलट्स को कॉकपिट में भी मिलते हैं। बट लो एयर प्रेशर होने के कारण प्लेन के इक्विपमेंट्स एंड कूलिंग सिस्टम भी काम नहीं करते क्योंकि प्रेशर लो होता है, जिसके कारण इक्विपमेंट कूल नहीं हो पाते और उसका अलार्म साउंड भी यहाँ बजता है। अब दोनों वार्निंग एक साथ बजने की वजह से पायलट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सिर्फ इक्विपमेंट कूलिंग वाले अलार्म पे ही ध्यान दे पाते हैं। अगर पायलट्स पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क रिलीज होने के सिग्नल पे ध्यान देते तो उन्हें समझ आ गया होता कि केबिन का एयर प्रेशर कम है। एयर प्रेशर कम होने के कंडीशंस में पायलट को तुरंत पोर्टेबल ऑक्सीजन मास्क पहनना होता है ताकि वो कॉन्शियस रहे और प्लेन को कंटिन्यूअसली कंट्रोल कर सके और उसके हाइट को भी रिड्यूस कर सकते थे अगर ये ऑक्सीजन मास्क पहन लेते। पर उन्हें ये पता ही नहीं चला कि केबिन का प्रेशर लो हो रहा है। उन्हें ये लग रहा था कि सारी प्रॉब्लम्स इक्विपमेंट कूलिंग की है। कैप्टन को जब लगा कि इक्विपमेंट्स करंट के ओवरफ्लो होने के कारण ओवरहीट हो रहे हैं तो कैप्टन ग्राउंड इंजीनियर से प्लेन के सर्किट ब्रेकर्स का लोकेशन पूछते हैं ताकि वो उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी के ओवरफ्लो को रिड्यूस कर सके और इक्विपमेंट को ओवरहीट होने से बचा सके। ग्राउंड इंजीनियर उन्हें असिस्ट करते हुए कहते हैं कि सर्किट ब्रेकर कैप्टन के सीट के ही पीछे है और इसी के साथ ग्राउंड इंजीनियर का कनेक्शन पायलट से ब्रेक हो जाता है। कैप्टन सर्किट ब्रेकर्स लेने के लिए सीट से उठते हैं बट हाइपोक्सिया के अटैक से बेहोश होकर गिर जाते हैं। ठीक वैसे ही फर्स्ट ऑफिसर भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ग्राउंड इंजीनियर्स बताते हैं कि कैप्टन से बात करते समय उन्हें उनकी बातें कुछ सेंसिबल नहीं लग रही थी। वो काफी कंफ्यूज लग रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उस समय तक ऑलरेडी कैप्टन को हाइपोक्सिया के सिम्टम्स आ गए होंगे। एनीवे, इस दौरान ऑटो पायलट पे सेट प्लेन ऊपर जाते जाते 34,000 फीट के एल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है और एथेंस की ओर कंटिन्यूअसली बढ़ते रहता है। 12 मिनट के अंदर अंदर पैसेंजर्स के ऑक्सीजन सिलेंडर्स खाली होने लगते हैं और सारे पैसेंजर्स एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। इस दौरान ऑटो पायलट पे सेट प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचकर सेटल हो जाता है और एथेंस के डायरेक्शन में बढ़ते रहता है। इन सब के करीब 1 घंटे के बाद प्लेन एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच के होल्डिंग पैटर्न में घूमना स्टार्ट कर देता है। फिर 2 फाइटर जेट्स आते हैं और प्लेन का मुआयना करके उसकी सिचुएशन रिपोर्ट करते हैं। सिचुएशन रिपोर्ट करते हुए उन्हें एक शख्स कॉकपिट में आते हुए दिखता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास था, जो फ्लाइट में अवेलेबल इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई को जैसे तैसे यूज करके अब तक कॉन्शियस था। एंड्रियास यूके कमर्शियल पायलट के लाइसेंस होल्डर था, लेकिन वो बोइंग का था। वो हेलियोस 522 को फ्लाई करने के लिए क्वालिफाइड नहीं था, फिर भी वो प्लेन को कंट्रोल करने की बेहतर कोशिश कर रहा था। बट जब वो सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करता है तब तक उसे फ्यूल खत्म होने का अलार्म दिख जाता है, जिस वजह से वो F-16 के पायलट को इशारा करता है कि प्लेन नीचे की ओर जा रहा है। उसके बाद प्लेन नीचे की ओर डिसेंड करने लगता है। एंड्रियास प्लेन को सेफ्टी लैंड तो नहीं करा पाया बट वो प्लेन को एथेंस के अर्बन एरिया से दूर पहाड़ी इलाके में जाके क्रैश करा लेता है। तो ये थी हेलियोस 522 की दिल दहला देने वाली कहानी, जिसमें एक छोटे से स्विच के गलत पोजीशन के कारण और उसके बाद होने वाली कई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के कारण 121 लोगों की जान चली जाती है और एक ग्रीस के हिस्ट्री का सबसे खतरनाक, सबसे डेडली प्लेन इंसिडेंट बन जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद बोइंग और एविएशन इंडस्ट्री में कई सारे न्यू स्टेप्स लिए गए, जैसे पायलट ट्रेनिंग पे और भी इम्प्रूव किया गया, एयरक्राफ्ट के वार्निंग सिस्टम्स को और भी बेहतर बनाया गया और प्री फ्लाइट एंड आफ्टर टेक ऑफ चेकलिस्ट को भी सिंप्लीफाई किया गया ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ना हो। तो दोस्तों, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।